कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 सियोल, दक्षिण कोरिया से, जहां एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम मैन सप होता है। उसका मकसद बस अपनी टैक्सी चलाना और अपनी बेटी की स्कूल फीस जमा करना होता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें अनुमानतः 2000 लोग मारे गए थे। सत्तावादी सरकार और दक्षिण कोरिया के नागरिकों, मुख्य रूप से कॉलेज के छात्रों जो लोकतंत्र की वकालत कर रहे थे, के बीच निरंतर सत्ता संघर्ष पर आधारित है। जब किम रोज की तरह रात को घर आता है, वो एक किराए के छोटे से घर में अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और अब उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी बेटी ही है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी बेटी के सिर पर चोट लगी हुई है। ये देखकर किम समझ जाता है कि मकान मालकिन के बेटे ने उसे मारा है। गुस्से में वो मकान मालकिन के पास जाता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही मकान मालकिन कहती है, तुम अपनी बेटी को कुछ सिखाओ, देखो उसने मेरे बेटे को कैसे मारा है। किम उनसे माफी मांगता है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। जब उसकी बेटी सो जाती है तो वो रेडियो पर न्यूज सुनता है जिसमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग गया है, मतलब अब देश को सेना कंट्रोल करेगी। इस खबर से किम परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इससे उसकी आमदनी और टैक्सी चलाने का काम बुरी तरह प्रभावित होगा। ऊपर से उसका 4 महीने का किराया भी बाकी है। फिर सोल एयरपोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर जर्मन रिपोर्टर पीटर हिंज पीटर सोल में आ चुका है। वह एयरपोर्ट से सीधा एक रेस्टोरेंट में कोरियन रिपोर्ट से मिलने जाता है। फिर कोरियन रिपोर्टर उसे सब चीज की जानकारी देता है। अगले दिन किम अपने दोस्त के साथ एक होटल में खाना खा रहा होता है। तभी पास की टेबल पर बैठे टैक्सी ड्राइवरों की बातचीत सुनता है। एक ड्राइवर कहता है कि उसे आज एक फॉरेनर को रिसीव करना है जो उसे 2000 वॉन देने वाला है। वो ड्राइवर कहता है कि मैं खाना खाकर उसे लेने जाऊंगा। ये सुनकर किम भी जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और उस फॉरेनर को रिसीव करने के लिए निकल पड़ता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां से फॉरेनर को रिसीव करना था, एक थिएटर के बाहर। वहां उसको एक कोरियन आदमी के साथ एक फॉरेनर दिखाई देता है। वहां और कोई फॉरेनर ना होने के कारण किम समझ जाता है यही वो आदमी है और उसके पास जाने लगता है। तभी पीटर के साथ का कोरियन रिपोर्टर बोलता है, मैंने तो प्राइवेट टैक्सी बुक की थी। किम बहाना बनाता है, सारी प्राइवेट टैक्सी व्यस्त है इसीलिए मैं आ गया। कोरियन रिपोर्टर पूछता है, तुम्हें इंग्लिश आती है? किम कहता है, हाँ। फिर किम पीटर को लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वही प्राइवेट टैक्सी वाला आता है जो असली में बुक किया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीटर जा चुका था। रास्ते में पीटर और किम आपस में बातें करते हैं। किम बताता है कि वो पहले सऊदी अरब में ट्रक चलाता था, फिर कोरिया आकर टैक्सी ले ली। पर किम की इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है। पीटर समझ जाता है कि किम को इंग्लिश बहुत कम आती है। आगे एक बैरियर आता है जहां लिखा होता है, आगे जाना मना है। पीटर कहता है, आगे चलो। वो कैमरा निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। थोड़ी दूरी पर आर्मी वाले बैरिकेड लगाकर खड़े होते हैं। पीटर किम से बोलता है, तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना। पर किम को पीटर की इंग्लिश समझ में नहीं आती और वह उसे बिजनेसमैन समझने लगता है। किम टैक्सी से उतरकर बोलता है, ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये ग्वांगजू में अपने डॉक्यूमेंट भूल गया है। अगर वे डॉक्यूमेंट नहीं लाए गए तो ये अपने देश नहीं जा पाएगा। आर्मी ऑफिसर कहता है, ग्वांगजू में दंगे चल रहे हैं, जल्दी वापस लौट आना। फिर वह उन्हें जाने देता है। आगे जाकर किम गाड़ी रोक देता है और पीटर से पैसे मांगता है। अब पैसे दो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। पीटर आधे पैसे देता है और कहता है, बाकी पैसे तब मिलेंगे जब तुम अब मुझे सोल वापस ले आओगे। अब दोनों ग्वांगजू शहर में पहुंच जाते हैं। तभी एक ट्रक उनकी टैक्सी के आगे रुकती है। पीटर नीचे उतरता है, कैमरा निकालता है और कहता है, मैं एक रिपोर्टर हूं और तुम सबका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। और उन स्टूडेंट में एक ब्रूस नाम का स्टूडेंट होता है जिसे इंग्लिश आती है। किम को अब समझ में आता है कि पीटर बिजनेसमैन नहीं, रिपोर्टर है। पीटर उन स्टूडेंट्स के साथ ट्रक में बैठकर अस्पताल चला जाता है। किम भी अपनी टैक्सी से पीछे पीछे जाता है, लेकिन एक मौका देखकर वो यू टर्न लेता है और सियोल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे इन सब झमेलों से कोई लेना देना नहीं। उसे अपनी बेटी की फिक्र होती है।
रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका बेटा हॉस्पिटल में होता है। किम उसे लेकर हॉस्पिटल आता है, जहां पीटर फिर से उससे मिलता है। पीटर को डर था कि किम भाग गया होगा, क्योंकि पीटर का एक बैग किम की टैक्सी में ही रह गया था। और जो किम को भी नहीं पता था, अब पीटर किम को सारे पैसे दे देता है। पर एक स्टूडेंट किम के हाथ से पैसे छीनकर पीटर को वापस दे देता है और कहता है, सियोल से ग्वांगजू आने का किराया बहुत ज्यादा है। किम को गुस्सा आ जाता है और वो सारे पैसे पीटर को लौटा देता है। फिर कहता है, जब मैं तुम्हें सियोल छोड़ूंगा तब पूरे पैसे देना। अब किम, पीटर और ब्रूस, इंग्लिश जानने वाला स्टूडेंट, एक साथ टैक्सी में बैठकर एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रूस सबको बताता है कि यह एक विदेशी रिपोर्टर है और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि कोरिया में क्या हो रहा है और सरकार कैसे लोगों को मार रही है। सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। पीटर, ब्रूस और किम एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां पहले से एक लोकल रिपोर्टर होता है। जब वे प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तभी आर्मी वाले आकर अंधाधुंध गोलियां चलाती है और कई मासूमों को मार देती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि स्टूडेंट्स बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ग्वांगजू विद्रोह, सत्तावादी सरकार और दक्षिण कोरिया के नागरिकों, मुख्य रूप से कॉलेज के छात्रों जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, नीचे जाकर पीटर और लोकल रिपोर्टर वीडियो बनाते हैं। तभी उन्हें एक आर्मी ऑफिसर देख लेता है और उनका पीछा करता है। किसी तरह ये लोग जान बचाकर भाग जाते हैं और लोकल टैक्सी ड्राइवर के घर जाकर खाना खाते हैं। तभी टीवी स्टेशन को ब्लास्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लोग झूठी न्यूज़ से तंग आ चुके थे। ब्लास्ट की आवाज सुनकर पीटर, किम और ब्रूस वहां पहुंचते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। उन्हें फिर वही आर्मी ऑफिसर देख लेता है। वे बिल्डिंग की तरफ भागते हैं, लेकिन ऑफिसर ब्रूस को पकड़ लेता है। ब्रूस जानता है कि आर्मी ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती। वो बोलता है, मैं उन्हें समझा दूंगा। लेकिन ब्रूस पीटर से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहां से भाग जाओ और इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। इसके बाद ऑफिसर ब्रूस को मार देता है। फिर वह ऑफिसर किम को पकड़ लेता है। तभी पीटर पीछे से आकर उस ऑफिसर को मारता है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर दोनों लोकल टैक्सी ड्राइवर के घर जाते हैं। वहां किम बताता है कि उसने सऊदी में जो पैसे कमाए थे, वो बीवी के इलाज में खत्म हो गए। अब उसके पास बस टैक्सी और 11 साल की बेटी है। अगले दिन किम चुपचाप पीटर को छोड़कर टैक्सी लेकर निकल पड़ता है। पीटर भी सब देख रहा होता है, पर किम को नहीं रोकता। किम थोड़ी दूर जाता है, तब एक लोकल टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है, नई नंबर प्लेट देता है, क्योंकि सेना उसकी टैक्सी को ढूंढ रही होती है। फिर किम सोल के लिए निकल जाता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने आप से बोलता है, मुझे पीटर को वहां अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वहां अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है और लोकल टैक्सी ड्राइवर के घर पहुंचता है। फिर वह उसकी बीवी से पूछता है, पीटर कहाँ है? वह बोलती है, वह सब तो हॉस्पिटल गए हुए हैं। किम भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर लोगों की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। पीटर भी निराश होकर एक कोने में बैठा होता है। किम पीटर के पास जाता है और उससे कहता है, तुम जो करने आए हो उसे पूरा करो। पूरी दुनिया को हमारे देश की सच्चाई बताओ। किम और पीटर सोल जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। वहां देखते हैं आर्मी सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल पड़े हुए हैं। तभी लोकल टैक्सी ड्राइवर और किम अपनी टैक्सी से बैरियर बनाते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। पर आर्मी फायरिंग जारी रखती है। लेकिन तभी 2 ट्रक आते हैं और बैरियर बनाते हैं ताकि जख्मी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा सके। किम और पीटर टैक्सी के पास जाते हैं, उसमें बैठकर सियोल के लिए निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाकर एक चेक पोस्ट आता है और एक आर्मी ऑफिसर उनके पास आता है। उनकी टैक्सी चेक करता है, उनकी डिग्गी में सोल की नंबर प्लेट को देख लेता है, लेकिन फिर भी उन्हें जाने को कहता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। जैसे ही किम गाड़ी स्टार्ट करता है, दूसरे आर्मी ऑफिसर के पास फोन आता है। एक टैक्सी जिसमें एक फॉरेनर है, उसे रोकना है। किम बैरिकेड तोड़कर भाग जाता है। आर्मी की कई गाड़ियां उनका पीछा करती हैं और फायरिंग करती है। तभी लोकल टैक्सी वाले भी अपनी टैक्सी लेकर आ जाते हैं और आर्मी को रोकते हैं।
जिसमें टैक्सी ड्राइवर मारे जाते हैं, लेकिन किम और पीटर सियोल पहुंच जाते हैं। फिर एयरपोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है, दोनों टैक्सी में बैठे होते हैं। पीटर एक कुकीज के डब्बे में उन सारी रिकॉर्ड फुटेज को रखता है। फिर पीटर किम से कहता है, मुझे अपना नंबर और पता दो, मैं जापान जा रहा हूं। जब यह सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा, क्योंकि किम की टैक्सी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। किम एक पेज पर अपना नंबर और पता लिखकर दे देता है। एयरपोर्ट पर दोनों गले मिलते हैं। पीटर भावुक होकर अलविदा कहता है और किम भी भावुक हो जाता है। पीटर की अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी, लेकिन पीटर रात की फ्लाइट से ही जापान चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी ऑफिसर को पता चल जाता है कि पीटर कौन है और अब वो उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन तब तक पीटर कोरिया छोड़ चुका होता है। अब किम अपने घर पहुंचता है और अपनी बेटी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। जापान पहुंचकर पीटर वह सारी फुटेज और रिपोर्ट दुनिया भर के न्यूज चैनल और अखबारों में दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कोरिया सरकार को मार्शल लॉ हटाना पड़ता है और धीरे धीरे देश में सामान्य जीवन लौट आता है और लोकतंत्र की बहाली होती है। 3 महीने बाद पीटर वापस कोरिया आता है और किम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किम ने जो नंबर दिया था वो गलत था। फिर 23 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। 2003 का पीटर ने जो कोरिया के लिए 1980 में किया था, उसके लिए तत्कालीन कोरिया सरकार उसे सम्मान देने के लिए बुलाती है। इंटरव्यू में पीटर किम का जिक्र करता है, अगर वह नहीं होता तो मैं यह सच्चाई दुनिया को नहीं दिखा पाता। उधर किम को दिखाया जाता है, जो आज भी टैक्सी चला रहा होता है। उसके पास एक अखबार होता है जिसमें पीटर कहता है, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं किम से एक बार जरूर मिलूं। किम अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मेरे दोस्त, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं तुमसे एक बार जरूर मिलूं।